बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। 5 मार्च 2026 के हवाले से तमाम अपडेट्स आपके सामने एक एक करके रखूंगा। दरखास्त यह है कि तमाम की तमाम ब्रेकिंग न्यूज़ होंगी आखिरी तक, इसलिए मुकम्मल देखिएगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं खबर। यहां पर मैं बात करूंगा भारत के हवाले से। भारत जो है यहां पर जो आपके सामने ड्रिल्स हुई और उसके बाद एक जहाज जो ईरान का था, जो बहरा अरब में मौजूद था, ड्रिल करने के बाद भारत ने बुलाया था। भारत से ड्रिल करने के बाद जब वो इंटरनेशनल पानी की तरफ जा रहा था तो उसको एक अमेरिकन जहाज ने निशाना बनाया और उसको डुबो दिया गया। उसके अंदर 180 ईरानी सवार थे, जिसके अंदर 87 जो ईरानी थे वो शहीद हो गए हैं, बाकियों को रेस्क्यू किया गया। लेकिन मैं ये बात कर क्यों रहा हूं? ये कोई जंगी जहाज था, जंगी जहाज था, मगर ये जंग में शामिल नहीं था, ये ड्रिल में शामिल था। इसका इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं था। ये मेहमान थे भारत के, जो भारत में करने के बाद ये वहां से निकले और उसके बाद ये वापस जा रहे थे। और जिस जहाज ने हिट किया वो भी कॉम्बैक्ट नहीं था, यानी कि अमेरिकन। उसने भी इसी ड्रिल में शिरकत की थी जिस ड्रिल में वो ईरानी शिप था। ये दोनों ड्रिल करने के बाद इकट्ठे निकले वहां से और एक जहाज ने दूसरे जहाज पे हमला कर दिया। यानी कि अब इसके ऊपर आप कह दीजिएगा कि ये बिल्कुल ही उस बात के मुनाफी है कि जो ये होना था सीन। यानी कि इन दोनों का ताल्लुक जंग से नहीं था, ना ईरानी जहाज का और ना ही अमेरिकी जहाज का, लेकिन उसको निशाना बनाया गया और नुकसान खबर यह पहुंचाई गई कि हमने ईरान का एक जंगी जहाज तबाह कर दिया। यानी कि खबर इस तरह पोर्ट्रे हो रही है। एक बात एक तो ये थी कि ये अखलाक से घिरी हुई हरकत थी, उसको हिट करना नहीं चाहिए था, बिकॉज दोनों इकट्ठे ड्रिल से निकले थे, दोनों इकट्ठे निकल के वहां से आ रहे थे। नंबर 1। नंबर 2, इत्तला किसने दी थी? नंबर 2। नंबर 3, जब ये काम हुआ तो सबसे पहले भारत, चूंकि उसका वो मेजबान था, भारत को चाहिए था कि वो कहता कि जी ये आपने क्या किया, ये आपने क्यों किया, अपनी नेवी को भेजती और कम से कम जो डूब रहे थे उनको बचाती। लेकिन भारत ने यह जहमत गवारा नहीं की। भारत ने इसके ऊपर कमेंट्री पास किया और उसके बाद हुआ यह कि श्रीलंका की नेवी निकलती है, श्रीलंका की नेवी आती है और वो बहुत बड़ी तादाद में लोगों को सेव करती है, तकरीबन 100 लोगों को सेव करती है और उनको पहुंचाती है लाशों को, और उन 100 लोगों को वो पहुंचाती है सीधा इस श्रीलंका कहता है ईरान को कि आपके लोग मेरे पास हैं, जब मर्जी आप इसको वापस बुला सकते हैं। तो यहां पर भारत कहां था? देखिए, मामला यह है कि मैं भारत कह रहा हूं, लेकिन यहां पर और वो नाराज भी होते हैं बिकॉज मैं यहां पर बैन भी हूं वहां पर। लेकिन मामला यह है कि यह बात समझ लीजिएगा कि ये जो मामला है ना, ये भारत का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये मोदी का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मोदी वहां पहुंचता है। ऐसा नहीं हो सकता कि 48 आवर्स के अंदर जंग हो रही हो और आप वहां पहुंचे हुए हो और आपको पता ना हो कि होने वाला क्या है और उसके बाद आपने करना क्या है। तो बहुत कुछ लाइनअप था। भारत को, अमेरिका को, इसराइल को सब कुछ पता था। दुनिया को अगर पता नहीं था तो कोई बात नहीं। यहां पर भारत का जो मोदी है ना, इस टाइम वो सवार है भारत के ऊपर, उसका ताल्लुक नहीं है भारत से। मैं नहीं मान सकता। यानी कि मैं तो ये भी मानता हूं कि अगर मैं भारतीय होता तो मैं कहता कि इसका चेकअप करें, इसका डीएनए चेक करें। ये क्लोन लगता है, इसकी हरकतें क्लोन है। अगर ये क्लोन नहीं है, अगर ये असली भी इंसान है, तो मैं कहूंगा कि फिर ये एसेट नहीं है भारत का। मोदी इज अ एसेट ऑफ इसराइल। सिंपल सी बात ये है। भारत को ये बात अगर समझ में आ गई तो अच्छी बात है, वरना वो ट्रैप रहेंगे और वो या तो क्लोन के हत्थे चढ़े रहेंगे या तो वो इसके हत्थे चढ़े रहेंगे जो एसेट उनका है ही नहीं। यानी कि उसके जो फैसले हैं वो मैं नहीं मानता कि मेजॉरिटी ऑफ भारत जो है वो उसे कबूल करता होगा, क्योंकि भारत के फैसले तो हम जानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने साफ अल्फाज में कहा था कि जमीन खाली कीजिए, फलस्तीनी की जमीन है ये, आपने कहां से कब्जा किया हुआ है। और आज तक मुझे भारतीय जवाब दे दें, अगर कोई देख सकता है मुझे किसी और मुल्क से, क्या एक भारतीय वज़ीर आज़म या सदर भी आपका गया था इसराइल अलावा मोदी के? इसके अंदर एक लिंक जोड़ दीजिएगा एपिस्टाइन का, एपिस्टीन की लिंक जोड़ेंगे तो आपको लिंक जोड़ेगा एपिस्टीन से, जैफरी एपिस्टीन से मोदी का। और मोदी जो है जब वो आता है उसके बाद इसराइल के अंदर, तो नाश्ता क्यों है, गाता क्यों है, वो क्या हुआ था वो वाकया, तो आपके इल्म में क्या है? यानी कि मैं आप कहता हूं भारतीयों से कि आंखें खोलिए। एक ऐसे शख्स को जो वो नवाज रहे हैं, एक ऐसे शख्स को जिसके सामने तमाम पार्टियां, सियासी पार्टियां खत्म कर दी हैं, अकेला छोड़ दिया है इसको। यानी कि अब अगर आप कोई भी इलेक्शन करवाएंगे तो मोदी ही जीतेगा, बिकॉज तमाम पार्टियों को खत्म कर दिया गया है। तो
इस बात को समझने की जरूरत है कि भारत को ये कहां लेके जा रहा है और ये क्या कितना इस्तेमाल करेगा भारत को। यानी कि वो पहले कह चुका है कि भारत इज मदरलैंड और इसराइल जो है अवर फादरलैंड, तो और कितना खुल के बोले वो। उसने बता दिया है भारतीयों को कि इसराइल तुम्हारा बाप लगता है, वो ओपन कह रहा है इसराइल इज आवर फादरलैंड, तो और कितना खुले बोलेगा वो। बहरहाल अगर वो समझ में आ रहा है तो ठीक है, लेकिन मैं इसके अंदर आपको इंटरनेशनल प्राइम टाइम की बाकी खबर देना चाह रहा हूं और वो ये है कि इसराइल को लबनान पर ज़मीनी हमले रोकने के लिए तमाम पत्ते खेलेंगे फ्रांसीसी सफारतकार। फ्रांस जो है वो कहते हैं कि हम रोकने की कोशिश करेंगे और जो भी हमारे पास कार्ड्स हैं, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम कोशिश करेंगे लबनान से इसराइल निकल जाए, मगर मुझे ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और वो आगे बढ़ रहा है। और अगर बात करेंगे इनकी हिजबुल्लाह की, तो वो उसके हमले जारी हैं और उन हमले के फुटेजेस जो हैं वो हमारे पास आ रही है। अब बात करते हैं अबनाए हुर्मुज की। अबनाए हुर्मुज जो है वो कहते हैं कि तेल की नकलो हमल करने वाले टैंकर की तादाद में 90% कमी हो गई है। 90% कम हो गए हैं, यानी कि पूरी दुनिया के 90% जो इसकी जो मूवमेंट थी वो कम हो गई है। तो आप कहेंगे कि फिर चल किसकी रही है? तो याद रखिएगा, वो तमाम जहाज, ईरान कह रहा है, वो तमाम जहाज जिनके ऊपर चाइनीज और रशियन फ्लैग्स होंगे सिर्फ उनको गुजरने दिया जाएगा। तो चाइना को तो रशिया को तो जरूरत है नहीं, इस टाइम वो अपने कार्गो नहीं गुजार रहा वहां से, सिर्फ और सिर्फ ऑयल का मामला है, सिर्फ और सिर्फ चाइना कार्गोज वहां से गुजर रहे हैं। 90% के अंदर 10% सिर्फ और सिर्फ चाइना के बहरी जहाज ही गुजर रहे हैं, उनको अलाउ है और ये चीज सब देख रहे हैं। और मैंने ये बात नोट की जब उसने कहा, जब ईरान ने अनाउंस किया कि सिर्फ और सिर्फ रशिया एंड चाइनीज जहाज, तो उसमें भी उसने नाम नहीं लिया भारत का कि भारत भी गुजार ले। तो मतलब ये हुआ कि यहां पर भारत और जो यानी कि मोदी की एक और कामयाबी यह है कि उसने ईरान के साथ भी ख़त्म करवा दी है इस भारत की, ये भी डेडिकेशन है। और इसके ऊपर ईरानी पासदारानी इनकलाब कहता है कि अबनाए हुर्मुज से एक बूंद तेल भी जाने नहीं देंगे। और कल ही अमेरिका ने कहा है कि आइए मेरे साथ मिलकर जो अबनाए हुर्मुज है उसमें कब्जा करते हैं, जिस मुल्क को तकलीफ है वो आ जाए, अबनाए हुर्मुज में मेरे साथ आके बैठ जाए, हम वहाँ पर हमला करते हैं, ओमान साइड से आते हैं और यहाँ पर हम बैठते हैं। यहाँ पर आप जानते हैं कि बिटवीन अरब कंट्रीज़ जहाँ पर अटैक्स हो रहे हैं और ये अनयूजुअल है, जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर मैंने कल रिपोर्ट देखी यूएई की, यूएई कहता है कि मेरी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, जहाँ पर 1 लाख तो बरतानवी आते हैं, जो मेरी टूरिज्म इंडस्ट्री है वो मुझे $56 अरब हर साल कमा के देती है। लेकिन जो कुछ हो रहा है उसमें तो $56 भी आने वाले नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ा लॉस दुनिया को हो रहा है इसका, जो कैलकुलेट करके जमीन पर ये नजर तो नहीं आ रहे, लेकिन 56 अरब नहीं आएंगे समझ में आ रहा है, ये पैसा यहां पर आएगा ही नहीं। तो ये तो नुकसान तो है। लेकिन यहां पर जो ईरानी है वो कहते हैं कि हम खित्ते में सिर्फ अमरीकी फौजी अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। और फिर मैं देखता हूं एक बहुत बड़ा अटैक जो है वो होता है अजरबैजान के अंदर। मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो अटैक, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हंगामा, ये शोर शराबा। एक मिसाइल आता है और वो हिट करता है, और जब हिट करता है तो पूरा का पूरा जो है मंजर बदल जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। और फिर अगले ही मंजर में हमको दिखाया जाता है कि जो चीज़ तबाह हुई है ये अजरबैजान का एयरपोर्ट था, ठीक है ना। और उसके बाद जब हम इसकी खोज निकालते हैं तो पता लगता है कि वहाँ पर इसराइली एयरक्राफ्ट्स मौजूद थे, लेकिन वो क्या एक्टिविटी कर रहे थे इसके बारे में मुझे अभी मालूमात नहीं है। मैं किसी अगली वीडियो में उसकी मालूमात लेकर के आपके सामने कंप्लीट रख दूंगा। बहरहाल ये वाकया हुआ और इसके बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जो मैंने कहा कि जिस तरह यूएई है, उसने कहा मेरे $56 अरब का सवाल है। वहीं पर आप देखिए कि इसराइली मईशत का एक हफ्ते में, ये जो सिर्फ एक हफ्ता गुजरा है, उसमें $3 अरब का नुकसान हो चुका है, ठीक है। पेंटागन ने $1 ट्रिलियन पहले लिए कि जी मैं दुनिया में, आपको पता है कि हंगामा करना चाह रहा हूं, फटा करना चाह रहा हूं। ये पहली बार है कि अमेरिका खर्चा कर रहा है। उसके बाद आज वो कह रहा है कि मुझे $500 अरब और दो, ठीक है। वो अलग बात, उसको मिल जाएंगे, ये अलग बात है कि उसको मिल जाएंगे, क्योंकि यहां छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पर फाइनल अथॉरिटी है ट्रंप। लेकिन सूरत हाल ये है कि ये इतना बड़ा खर्चा, और उसके ऊपर जब वो एहतजाज करते हैं सेनेट के अंदर, तो उनको उठा के उसका हाथ तोड़ के फेंका है मरीन को। अंदाजा लगाइए, इतना गुस्से में उसको बाहर फेंका है कि उसका हाथ ही तोड़ दिया। लेकिन क्या अरब स्टेट्स जो हैं वो नॉर्मल हैं? नॉर्मल तो नहीं है। यहां पर कतर को देखिए, कतर कह रहा है कि मैं आपके उज़र को मुस्तरद करता हूं। ये जो ईरान कह रहा है ना
कि मैं सिर्फ इंस्टॉलेशंस को अटैक कर रहा हूं, अमेरिकन बेसिस पे अटैक कर रहा हूं, अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक कर रहा हूं, क्योंकि वो मेरे पे अटैक कर रहा है। तो यहां पर मैंने MI6 का बयान देखा। MI6 कह रहा है कि लॉजिक ही नहीं बनती है इस अटैक की। कहता है आप मुझे कोई भी ज़ई शऊर आदमी बैठा दीजिए और वो मुझे साबित कर दे कि ईरान से इनको खतरा था, क्योंकि आज भी ईरान अगर अटैक कर रहा है तो वो कतर में कर रहा है या सऊदी अरब में उसने जो कुछ किया या कहीं और पे आप कह लीजिएगा, तो कह रहा है कि उसके पास तो दस्तरस ही नहीं थी कि वो कभी आज भी अगर वो करना भी चाह रहा है तो अमेरिका पे बराह रास्त हमला नहीं कर सकता। तो फिर आपने किस खतरे के तहत ये अटैक किया? आज एक नया बयान ले आया ट्रंप, कहते कि जी वो मेरे पे जो अटैक हुआ था, जब मेरा वो जो आपको पता याद है ना, वो खामनाई के बंदे ने करवाया था। वो असल दुनिया को पता है कि वो ही वॉज अमेरिकन, खामनाई का उसका क्या ताल्लुक था। लेकिन बहरहाल वो नई कहानी जोड़ रहा है, बिकॉज रशिया ने कह दिया था कि जरा सा बताइए तो सही कि मसला क्या है। अब वो मसला क्या बयान करे? मसला है ही नहीं, इनका आपस में मसला है ही नहीं। इन्होंने जो करना था कर लिया है। और अब जो है, जो मेरी कैलकुलेशन है, जो मैं कैलकुलेशन करता रहता हूं अपने साथ बैठ के, मैंने कैलकुलेशन ये की है कि ये 5 तकरीबन कोई 10 दिनों के अंदर अंदर आप देखेंगे कि ट्रंप कहेगा कि मैंने अपने तमाम अहदाफ पा लिए हैं। ये डेट अपने पास नोट कर लें। 10 दिनों के अंदर ट्रंप बोलेगा कि मैंने अपने अहदाफ पा लिए हैं और मैंने दुश्मन को मार दिया है और हमने उनके नेवी तबाह कर दी है, हमने उसकी एयरफोर्स तबाह कर दी है, हमने उसके तमाम जहाज खत्म कर दिए हैं, हमारे मिशंस कंप्लीट हो गए हैं, तो हम यहां पर इसको रोकते हैं, वाइंड अप करते हैं। दुनिया जो है वो बात कर ले ईरान से खुद ही, ठीक है। फौरी तौर पर ईरान का रिएक्शन हां में नहीं आएगा, ठीक है। तकरीबन आप 10 से 11 दिन और दें ईरान को कि जहां वो अपना गुस्सा निकालेगा, क्योंकि ये जंग जो है ना, ये आप उसको विनर वाला लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। 10 से 11 दिन मैं देखता हूं, या मार्च के एंड तक जो है ना ये मारेगा। मार्च के एंड तक, ये पूरा महीना मारेगा। मार्च तक इसको मारेगा, नहीं छोड़ेगा, जहां जहां वो कर सकता है। और उसके बाद वो मुसलसल 2 हफ्ते तक बोलता रहेगा कि इसको रोकें, हम लड़ना नहीं चाहते, हम खत्म कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जाकर के कोई आप कह लीजिएगा कि मार्च के एंड में ये जंग जो है, अगर ये खत्म होनी होगी तो ये खत्म हो जाएगी। अगर ये मार्च में खत्म ना हुई तो फिर मैं आपको कोई डेट नहीं दे सकता। फिर ये समझ लीजिए कि इसका खत्म होने का कोई अंजाम नहीं है। फिर ये बहुत लंबी हो जाएगी। इसके अंदर समझ लीजिए कि बहुत सारे ममालिक जमा हो जाएंगे, बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट हो जाएंगी, लेकिन दुनिया की तबाही और बर्बादी का इससे ज्यादा नुकसान कभी ना कभी हो सकता है, ना कभी होगा। यहां पर सऊदी अरेबिया कहता है, मतलब सऊदी अरब तो नहीं कह रहा, ये मोहम्मद जो वो हैं साबिक इंटेलिजेंस सरबराह, वो कह रहे हैं, मैं तुर्की फैसल की बात कर रहा हूं, वो कह रहे हैं भूल जाएं इस बात को कि अब हमारा कोई ताल्लुक बनने वाला है इसराइल के साथ, क्योंकि जो अब सूरत हाल हो गई है ना, कहते हैं भूल जाएं इस बात को। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसराइल जो है वो ताल्लुकात बनाने के मूड में वैसे मतलब है भी नहीं उस तरीके से। वो चाह क्या रहा है एक बदअमन इलाका, ठीक है ना। क्योंकि अब जो बातें खुल रही है ना, मैं जो आपको अगर दिखा सका, मैं आपको दिखा देता हूं कि बहुत सारी बातें जो हैं अब खुल रही हैं और मैं आपके सामने वो रखना चाहूंगा। ये देखिए खबर, कतर सऊदी अरेस्ट इसराइली इंटेल स्पाई प्लानिंग बॉम्बिंग अमेरिकन जर्नलिस्ट, ठीक है। फिर आप देखिए कि यूके भी यही बात कर रहा है, कहते हैं कि जी 4 मार्च को जो अटैक हुआ है ना साइप्रस के अंदर, अब हमें तो क्या बताएगा। मैंने क्या कहा कि इस टाइम अमेरिका के ऊपर या उसकी इंस्टॉलेशंस के ऊपर या मिडिल ईस्ट में कहीं पर भी आप मार दें, कुछ भी मार दें, ठीक है, नाम ईरान का आएगा। तो साइप्रस के ऊपर भी अटैक जो है वो ईरान ने नहीं किया। और ईरान ने कहा है कि मैं आपको वाज़ेह तौर पे कह रहा हूं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक करने हैं। मैं अंधा नहीं हूं अमेरिका की तरह कि स्कूलों पे अटैक करूं, मस्जिद पे अटैक करूं या मैं हॉस्पिटल पे अटैक करूं। मैंने सीधा उस पर करना है। और आपकी जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उन पर मैंने अचार डालना है। ये देखिए, शहीद टाइप ड्रोन दैट हिट ब्रिटिश एयरबेस इन साइप्रस वाज नॉट लॉन्च्ड फ्रॉम ईरान, यूके डिफेंस मिनिस्ट्री। यूके को कोई ताल्लुक नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है ईरान से, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई ये भी नहीं हुआ। खैर, साइप्रस में जो अटैक हुआ है वो, अच्छा साइप्रस में किसके होल्ड है? किसी को कोई परेशानी है? किसी को कोई हैरानगी है कि क्या हम ये मजाक नहीं करते रहे कि साइप्रस जो है वो इसराइल बन जाएगा? क्योंकि लाखों की तादाद में जो है वहां पर मूवमेंट हुई जब जंग हुई थी गजा के साथ, तमाम चीजें, तो लाखों की तादाद में लोग नहीं गए वहां पर। तो वहां पर जो है इतनी बड़ी तादाद में वहां पर इस टाइम इसराइली यहूदी मौजूद है कि आपकी सोच होगी, मैं कहूंगा सेकंड लार्जेस्ट में कहूंगा इसको, ठीक है ना, अगर करीब की बात करेंगे। बहरहाल, अब जो
यूरोप है वो इससे बाहर नहीं रह सकता। और यूरोप जो है, कल ही आपको मैंने बताया था, जिस तरीके से नेटो के साबिक सरबराह ने कहा कि जंग शुरू कहीं होती है ख़त्म कहीं होती है, तो उसने कहा यूरोप के ऊपर कोई दबाव ना आए। तो एक दबाव तो मैं देख रहा हूं, आपके सामने रख देता हूं, और वो ये है कि रूस को गैस की सप्लाई रोकने पर गौर कर सकते हैं। अब मुझे बताइए कि रास्ते गैस के जब बंद हो गए, जब आबनाए हुर्मुज़ बंद हो गई, जब जंग शुरू हो चुकी है, जब ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, गैस कहीं से छोड़ नहीं रहा, अब अमेरिका भी अगर गैस पहुंचाना चाहे तो नहीं आ सकता, बिकॉज ईरान बीच में आ गया है। यहां से यमनी होसी कह रहे हैं कि बहरा अहमर में आके दिखा दो, ये कह रहा है कि आबनाए हुर्मुज़ से एक बूंद गुजार के दिखा दो। ऐसे माहौल में यूरोप की अगर आप गैस बंद कर देंगे तो क्या होगा? तो यहां पर दो चीज़ें आ जाती हैं, या तो यूरोप जो है वो बैठ जाए रूस के साथ, ठीक है, क्योंकि ये इस टाइम सोर्स का वाहिद जरिया है यूरोप का, या तो बोले नहीं जी कोई बात नहीं, बंद कर दें आप। अगर बंद कर दिया तो यूरोप कहां खड़ा हुआ होगा? यूरोप तो वैसे तबाह हो जाएगा। तो यूरोप की जो शहरग है या जो उसकी जो वीक पॉइंट है वो इस टाइम रूस के हाथ में है। रूस जो मर्जी उसका सलूक करे, तो ये जो है ये खतरनाक बातें हैं। पुतिन ने कहा कि ईरान जंग के बाइस तवानाई की कीमतों में इजाफे के बाइस रूस यूरोप को गैस की सप्लाई रोकने पर गौर कर सकता है। और ये गौर करने का मतलब ये है कि ये धमकी है, सिंपल सी बात ये है। आगे अगर हम बात करें तो ज़मीनी फौज उतरने वाली है कि नहीं उतरने वाली है ईरान के अंदर, ये बात हम करते रहते हैं। तो मैं आपको सामने दोबारा कह रहा हूं कि ईरान में फिलहाल अमरीकी फौज दाखिल करने का कोई इरादा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप उस पोजीशन में नहीं है जिस पोजीशन में आप पहले दिन इराक में थे, और पहले ही दिन आप जो है आप अफगानिस्तान में थे। जब आप इराक में थे तो मुझे याद है कि जब आपकी गाड़ियां अंदर जा रही थी, आपके ट्रक्स अंदर जा रहे थे, तो आपके ऊपर पता नहीं कौन मगर फूल फेंक रहे थे। आपको मालूम है कि अगर ऐसी कोई हरकत हम करते हैं ईरान के अंदर तो फिर क्या होगा। तो डू यू नो अंडरस्टैंड? तो यहां पर सूरत हाल ये है कि ईरान के अंदर ऐसी कोई प्रोटोकॉल मिलने वाला है नहीं, और यहां पर आप बार बार कह रहे हैं कि जी हम जीत चुके हैं, एक हफ्ते के अंदर सरेंडर हो जाएगा। तो वो चीज़ें जो हैं वो हमें नज़र तो नहीं आ रही हैं। ईरान के दावे बड़े हैं, ईरान के अंदर बहुत नुकसान भी हुआ है। ईरान के अंदर जो इसराइल और अमेरिकन जहाज़ हैं उन्होंने बहुत तबाहियाँ भी की हैं, लेकिन वहीं पर ईरान भी कहता है कि ईरानी हमलों में 500 से ज़ायद अमरीकी अफवाज हलाक हो चुके हैं। जो उनके अली लारिजानी हैं उनका दावा है। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो कुछ मैंने मालूमात की है, पता नहीं वो खबरों में आया कि नहीं आया, लेकिन जिस तरीके से जब एक जहाज़ आया असलाह लेकर पोर्ट के ऊपर, उसको जो हिट किया गया उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग मरे होंगे, अमेरिकन फौजी या जो भी आप कहिएगा। और इसके अलावा जब एक कतर के अंदर जब इन्होंने एक पूरा मीटिंग बिठा दी थी, उस मीटिंग पर अटैक हुआ था, उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग मरे थे। तो 500 का मुझे पता नहीं है, लेकिन अमवात हुई हैं ये मुझे मालूम है। अब वो उसको बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, कोड करने के नहीं करना, जिक्र करने भी कि नहीं करना, क्योंकि इस टाइम जो यूरोपीय मीडिया है उसको मना कर दिया गया है कि हम आपको इसराइल के अंदर एक्सेस नहीं देंगे, ठीक है ना, आपको रिपोर्टिंग करने नहीं देंगे। तो मतलब ये हुआ कि हालात खराब हैं। और आखिरी खबर आपसे शेयर कर दूं, और वो ये है कि ईरान टारगेट्स कुर्दिश ग्रुप इन इराक, बिगिन वेव ऑफ अटैक ऑन इसराइल। यहां पर आपको मैं बता दूं कि अमेरिका ने कुछ ऐसे ग्रुप तैयार किए हैं जो कुर्दिश ग्रुप हैं, जो ईरानी बेस हैं, वो लिंक में हैं यूएस के साथ, जिनको अटैक करना है ईरान के अंदर, मतलब घुसना इन्होंने है। तो कह रहे हैं कि जब हम आपको गो हेड देंगे तब आपने घुसना है ईरान के ऊपर, आपने अंदर से मारना है, अंदर हम नहीं जाएंगे। तो अंदर अगर कोई जाएगा और सिर्फ अकेला ही जाएगा और ये वापस नहीं आएगा, वो कुर्दिश ग्रुप होंगे, जो 5 ग्रुप इकट्ठे हो गए हैं, उनको इराक में पाला जा रहा है। बहुत सारी अपडेट्स और भी हैं, लेकिन टाइम जो है दिस इज ओवर नाउ। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।